Greetings of the day, dear children. I hope you all are doing very well. In our previous video, we were talking about the Anglo-Maratha Wars, and we ended on the topic, the last Anglo-Maratha War, that is the Third Anglo-Maratha War. The Third Anglo-Maratha War was fought between 1817 to 1818, almost for a year, which took place when Peshwa Bajirao attacked the British presidency. In return, the British defeated the Marathas and completely broke their power. The office of the Peshwa was abolished and his territories were annexed to the British Empire. Finally, जैसा कि दिख रहा था, सब कुछ ब्रिटिशर्स के हाथों में आ गया. The refusal to accept the subsidiary alliance by the Maratha rulers of Scindia and Bhosle clans led to Second एंग्लो-मराठा वॉर, फिर उसके बाद थर्ड एंग्लो-मराठा वॉर हुआ और इस तरीके से कम्प्लीटली पावर जो है वो ब्रिटिशर्स के हाथों में आ गई. और ब्रिटिशर्स इतना ही लेने के बाद चुप करके नहीं बैठे. उन्होंने आगे से आगे इंडिया की एनेक्सेशन कंटिन्यू रखी, जिसके बाद बारी आई सिंध की. द ब्रिटिश वांटेड टू एक्सटेंड देयर कंट्रोल ओवर अफगानिस्तान वाया सिंध. सिंध वॉज ऑफ immense importance to the British. In 1809, a treaty was concluded with the rulers of Sindh, those were called Amirs in those days, whereby the Amirs promised not to let the French pass through their territories. By another treaty in 1833, the British promised not to transport arms through Sindh. However, the British violated this treaty in 1839 during the First Afghan War when they carried their armed forces to Afghanistan via Sindh. ब्रिटिशर्स ने बहुत कुछ प्रॉमिस किया था, बट उन्होंने कभी भी अपने प्रॉमिसेस को नहीं रखा. हम भारतीय लोगों की हमेशा से ही एक चीज़ खासियत रही है कि हम जब भी किसी के ऊपर ट्रस्ट करते हैं तो हम कंप्लीट ट्रस्ट करते हैं, जबकि ब्रिटिशर्स का एक ही रूल रहा है, डिवाइड एंड रूल प्लस धोखा देना. धोखा देना उनकी किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी रहती थी, किसी को भी धोखा दे देना. और हर जगह हर चीज़ में वो धोखे देते थे. फिर भी जो रूलर्स थे पता नहीं क्यों उन पर विश्वास करते थे और आगे से आगे उनको और भी ज़्यादा धोखे मिलते चले गए और इसी धोखे के दम पर ब्रिटिशर्स ने पूरे के पूरे भारत को कैप्चर कर लिया. द ब्रिटिश वांटेड टू एनेक्स सिंध, सो दे एक्यूज द आमिर्स ऑफ प्लॉटिंग अगेंस्ट द इंग्लिश. अब ब्रिटिशर्स को सिंध को कैप्चर करना था, कोई तो बहाना चाहिए ना, तो उन्होंने बहाना बनाया कि जो आमिर्स हैं वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ, इंग्लिश के खिलाफ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे हैं, कोई साजिशें रच रहे हैं उनके खिलाफ. फॉलोइंग दिस, सिंध वॉज एनेक्स बाय सर चार्ल्स नेपियर इन 1843. और इस तरीके से 1843 में सर चार्ल्स नेपियर ने 1843 में सिंध को एनेक्स कर लिया. आपको लगता है यहीं तक सब बंद हो गया होगा? नहीं, उसके बाद बारी आई पंजाब की. द सिक्स स्टेट ऑफ पंजाब had expanded and flourished under ruler Ranjit Singh. The British forced him to sign the Treaty of Amritsar in 1809, by which Ranjit Singh promised not to expand beyond the east of the river Satluj. The death of Ranjit Singh in 1839 was marked by a period of instability. राजा रंजीत सिंह की डेथ के बाद 1839 में जो समय था उनकी डेथ के बाद का, वो एक बहुत ही ज़्यादा इनस्टेबल पीरियड था. उथल पुथल मची हुई थी. पावर के लिए, किंगडम के लिए लड़ाई झगड़े चल रहे थे. कुछ उधर से ब्रिटिशर्स कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे. फाइनली राजा रंजीत सिंह यंगेस्ट सन दलीप सिंह वॉज प्लेस्ड ऑन द थ्रोन एंड द क्वीन मदर रानी जिंदल वॉज मेड द रीजेंट इन 1843. द फर्स्ट एंग्लो वॉर ब्रोक आउट एज द सिख आर्मी ट्राई टू क्रॉस द सतलज रिवर एंड ऑक्यूपाई लाहौर. सिखों की और अंग्रेज़ों की लड़ाई शुरू हुई जब सिख आर्मी ने सतलज को क्रॉस करके लाहौर जाने की कोशिश की, लाहौर को ऑक्यूपाई करने की कोशिश की. द ब्रिटिश डिफीटेड द सिख्स एंड द ट्रीटी ऑफ लाहौर वॉज साइंड. और ब्रिटिशर्स ने सिखों को भी हरा दिया और लाहौर की ट्रीटी उनसे साइन करवाई. इट रिकॉग्नाइज दलीप सिंह एज द रूलर एंड हिज मदर एज द रीजेंट. हालांकि उसमें भी दलीप सिंह को ही रूलर रिकॉग्नाइज किया गया और उनकी माताजी रानी जिंदल को ही रीजेंट माना गया. बट स्टिल ब्रिटिशर्स तो ब्रिटिशर्स ही हैं, धोखा देने की आदत है उनकी.
कितना भी वो कह लें कि भाई तुम राजा हो, फिर भी पावर्स तो, अल्टीमेट पावर्स तो उनके हाथों में ही थी। ब्रिटिशर्स के अपने ही कुछ अलग ही प्लान्स थे। However, Sikhs had to pay a heavy war indemnity and give away parts of their territories to British. जो वॉर्स हुए उसके लिए सिखों को बहुत भारी रकम चुकानी पड़ी, और जब रकम उनके पास नहीं थी तो उनको अपनी टेरिटरी का बहुत सारा हिस्सा ब्रिटिशर्स को देना पड़ा कॉम्पनसेशन के तौर पे। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स, जैसा कि मैंने बताया, ब्रिटिशर्स कभी भी थोड़े से सब्र करने वाले नहीं थे। उनकी कोशिश हमेशा से यही रही थी कि आगे से आगे लूटा चला जाए, लूटते चले जाएं, वो पूरे इंडिया को कैप्चर कर लें, पूरे इंडिया को अपने कंट्रोल में ले लें। हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि कैसे उन्होंने पूरे भारत को अपने कंट्रोल में ले लिया और बहुत बहुत गंदे तरीके से भारत को लूटा। सोन चिरैया कहलाने वाला हमारा देश बिल्कुल एकदम कंगाल, अपाहिज बना दिया गया था। Shortly afterwards, Rani Jindal was accused of anti-British activities and was removed from power. थोड़े समय बाद ही रानी जिंदल को एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज़ प्लान करने के लिए, दो एवरीबडी न्यू इट वाज जस्ट एन एलिगेशन, ये सारे एलिगेशन उनके ऊपर लगा के और उनको पावर से हटा दिया गया। दिस लेड टू द रिवॉल्ट ऑफ एंटायर सिख स्टेट, ड्यू टू विच द देन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड डलहौजी डिक्लेयर्ड वॉर ऑन द सिख्स। ब्रिटिशर्स मांग कर लड़ाइयाँ ले रहे थे, दिख रहा था। उन्होंने रानी जिंदल के ऊपर एक्यूजेशन लगाया कि भाई आप तो हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हो, और ये कहकर उन्होंने पावर से उनको हटा दिया। सिख कहाँ चुप बैठने वाले थे, छेड़ दिया रिवॉल्ट। और उस टाइम पे इंडिया के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। फाइनली लड़ाई छिड़ी, द सिख वर डिफीटेड एंड द ब्रिटिश एनेक्स द स्टेट ऑफ पंजाब इन 1849। दलीप सिंह वॉज गिवन पेंशन एंड सेंट टू इंग्लैंड। बहुत बुरा हाल हुआ। फिर भी पंजाब कैप्चर करने के बाद भी चुप नहीं बैठे ब्रिटिशर्स। आगे से आगे ये सिलसिला चलता गया। अवध को कैप्चर किया, अवध के बाद और भी बहुत सारे स्टेट्स थे जिनको कैप्चर किया गया। इन 1856 लॉर्ड डलहौजी वेंट टू एनेक्स अवध ऑन द प्रोटेक्स्ट ऑफ मिस गवर्नेंस इन द स्टेट। एक और एक्यूजेशन, जो राजा जो नवाब इतने सालों से अवध को रूल कर रहे थे, उन्हीं के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया गया कि तुम अपने स्टेट को अच्छे से गवर्न नहीं कर रहे हो, यू आर मिस गवर्निंग द स्टेट। वाजिद अली शाह जो उस समय अवध के राजा थे, हैड बीन अ लॉयल ब्रिटिश एली, सो डलहौजी बिकेम वेरी अनपॉपुलर बिकॉज ऑफ दिस एक्ट। क्योंकि वाजिद अली उनके बहुत ब्रिटिशर्स के बहुत क्लोज फ्रेंड थे, फिर भी डलहौजी ने कैप्चर कर लिया अवध को, और इस वजह से लॉर्ड डलहौजी जो है वो बहुत ज़्यादा इनफेमस हो गए, बहुत ज़्यादा बदनाम हुए इस काम की वजह से। बट एज़ यू नो, ब्रिटिशर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था नाम या बदनाम होने से। सिलसिला चलता रहा। Annexation of other states. A part of Sikkim was annexed on the pretext that the ruler had ill-treated one of the company's servants. Berar was from the Nizam of Hyderabad as he failed to meet some financial obligations. बहाने बनाकर, झूठे एलिगेशंस लगाकर उन्होंने बहुत सारे रूलर्स को हटाया, बहुत सारे लोगों से उनके राजपाट छीन लिए, सब चीज़ों को डायरेक्ट अंडर ब्रिटिश कंट्रोल ले लिया। फिर बारी आती है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। लॉर्ड डलहौजी, जैसा कि हमने पहले सुना था, अवध के लिए किसी का सगा नहीं था वो। ही वॉज वेरी इनफेमस फॉर हिज प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट इंडियंस। बात करते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। Like the policy of subsidiary alliance, the doctrine of lapse was also introduced to expand British territories in India. A brainchild of the hardcore imperialist Lord Dalhousie, the doctrine of lapse clearly stated that a dependent or subsidiary state would pass into the British hands if the ruler died without a natural heir or successor. I guess आप सब लोगों ने रानी ऑफ झांसी के बारे में सुना होगा, है ना? खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। क्यों हुई वो इतनी फेमस, कोई आइडिया है किसी को? रानी ऑफ झांसी के फेमस होने के पीछे एक रीज़न था। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का और रानी ऑफ झांसी का, ऑल्दो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का और बहुत सारे राजाओं का, रानियों का बहुत सारा लेना देना है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से,
बट रानी ऑफ झांसी की वजह से एक रिमार्केबल इवेंट बन गया ये। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर क्या रूल था कि कोई भी राजा या रानी अपने ओरिजिनल बायोलॉजिकल बेटे के बिना अगर मर जाता है या मर जाती है तो उनका जितना भी राजपाट है वो डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल में आ जाएगा। बच्चे को अडॉप्ट करने का जो प्रोसेस है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, वो इनवैलिड माना जाएगा। मतलब सिंपल सी चीज़ ये थी कि सपोज़ कोई राजा या रानी है, अगर उनका अपना बेटा नहीं है, सगा बेटा उनका नहीं है, और वो किसी लड़के को अडॉप्ट करना चाहते हैं ताकि वो अपना जो राजपाट है उसको संभाल सके, तो उनके लिए ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि ये चीज़ इनवैलिड थी। अपना बेटा होना ज़रूरी है। अब हो सकता है कि बहुत सारे राजाओं और रानियों के अपने बेटे ना हों, तो कुछ जगहें तो डायरेक्ट ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गई क्योंकि अडॉप्टेड बच्चा इनवैलिड था थ्रोन को हासिल करने में। और कुछ ब्रिटिशर्स थे ही ऐसे कि उन्होंने इसी तरीके से प्लानिंग एंड प्लॉटिंग की थी कि जिनके अपने बेटे थे उनको कैसे न कैसे करके उन्होंने मरवा दिया। तो झांसी की रानी का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट यही था कि उनका जो अपना बच्चा था वो एनी हाउ गुजर गया था, एंड उनकी मतलब टेरिटरी को कैप्चर करने के लिए ब्रिटिशर्स ने बहुत ज़्यादा परेशान किया, अतिक्रमण करने की कोशिश की उनकी टेरिटरी के ऊपर। तो इन सब चीज़ों को लक्ष्मीबाई कहाँ चुपचाप सहने वाली थी। शी रिबेल्ड। द राइट टू अडॉप्ट चिल्ड्रन वॉज नॉट एक्सेप्टेड। सतारा, संबलपुर, झांसी एंड नागपुर वर एनेक्स्ड अंडर दिस पॉलिसी।